तो लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स खत्म हो गए थे और आज के क्लास में आप लोगों को पढ़ाना है एसेट साइड के आइटम्स का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एसेट साइड के आइटम्स का एक्सप्लेनेशन मतलब एसेट साइड में जो मेजर हेड है और सब हेड हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कल तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में जान लिए हम लोग सब कुछ, आज हम लोग एसेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी खत्म कर लिए थे, अब हम शुरू करते हैं एसेट साइड को। ठीक है, सभी लोग वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। आप बहुत तेजी से लिखेंगे। ठीक है सर, चलिए ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है, बस हम लोगों को लिखने का काम कर लेना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसेट्स को, है ना सर। तो चलिए जल्दी से हमको बताइए कि एसेट्स में सबसे पहला मेजर हेड का नाम क्या था, बताइएगा। नॉन करेंट एसेट, ये हो गया आपका मेजर हेड। इसको क्या बोलेंगे, मेजर हेड बोलेंगे। इस मेजर हेड के अंतर्गत कौन सा सब हेड आता है सबसे पहले सर? सबसे पहले कौन सा आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो चलिए उसका भी नाम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हमने इसका नाम लिख लिया, मतलब मेजर हेड के बाद सब हेड हमने लिख लिया। क्या लिख लिया सर? सब हेड लिख लिया। अब इस सब हेड के अंतर्गत कोई आइटम आएगा क्या? अगर आएगा तो उस आइटम का नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए आइटम पे। कौन कौन से आइटम आएंगे सर इसके अंतर्गत? तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके आइटम्स आएंगे सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से ही स्पष्ट है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का नाम लिखना है। आवाज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में आ जाएगा लैंड, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद बिल्डिंग के बाद लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जल्दी जल्दी लिखेंगे सर सभी लोग। उसके बाद व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब जितने भी वाहन होते हैं उनको व्हीकल्स कहा जाते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर्स। तो सर ये क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के नाम हैं। ये सब आइटम्स आपके आ जाएंगे नॉन करेंट एसेट नाम का जो मेजर हेड है उसके अंतर्गत। जो पहला सब हेड है कौन सा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंतर्गत ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू हो जाइए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो सब हेड था, उसके बाद दूसरा सब हेड कौन सा था बताइए? दूसरा सब हेड कौन सा था? बोलिए। दूसरा सब हेड था इनटेंजिबल एसेट्स। कौन सा था सर? इनटेंजिबल एसेट था ना, तो लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट जो ये सब हेड है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आएंगे सर? तो जो आइटम्स आएंगे उन सभी आइटम्स का नाम लिख लेना है। ठीक है सर, तो इनटेंजिबल एसेट में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या आ सकता है, जैसे कि, अरे बोलो ना, जैसे कि गुडविल, जैसे कि गुडविल के बाद ट्रेडमार्क आ सकता है क्या? अरे बोलो ना भाई, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अलावा और कोई बताएगा कुछ? ट्रेडमार्क के बाद आ सकता है सॉफ्टवेयर, अरे बोलो ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और कौन सा आइटम आ जाएगा? कॉपीराइट। और बताओ क्या आ सकता है? माइनिंग राइट, रॉयल्टी वगैरह जिससे मिलता है,
अगर आपके पास कोई ऐसा जमीन है जिसके अंदर खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के आपका जमीन लीज पर ले लेती हैं और फिर आपको वहां पर आपके जमीन पर वो माइनिंग करते हैं। लेकिन जो लीज पर लेते हैं ना, उस लीज का रेंट आपको देते हैं, ठीक है, लीज का रेंट देते हैं जमीन का। और कभी कभी तो जमीन के मालिक जो होते हैं वो ऐसा भी एग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनी वालों से कि देखो भाई मालिक, जितना भी तुम प्रोडक्शन करोगे उसका कुछ शेयर हमको भी चाहिए, ठीक है। तो माइनिंग राइट आपके पास है, तो ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, माइनिंग राइट्स। ये बीकॉम में आइएगा तो एक चैप्टर ही पढ़ना है इसके ऊपर, रॉयल्टी नाम से। उसमें ढेर सारे ये सब सेक्टर के बारे में बताते हैं, जो माइनिंग वगैरह होता है, खनन वगैरह होता है ना, तो उसके बारे में ढेर सारा पढ़ना है। इस एक चैप्टर ही दिया है उसके बारे में अकाउंट्स में पढ़ने के लिए, जिसको रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। चलो खैर, माइनिंग राइट के बाद बताओ, इंटेंजिबल एसेट्स के बाद क्या हो सकता है? पेटेंट हो सकता है, वेरी गुड। और कोई कुछ बताएगा क्या हो सकता है? बताओ। PATENT, पेटेंट। और कोई बताओ? पब्लिशिंग राइट हो सकता है, पब्लिशिंग राइट हो सकता है, पब्लिकेशन वाला, समझ रहे हो, पब्लिशिंग राइट हो सकता है। और बताओ क्या हो सकता है? दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? पब्लिशिंग राइट के बाद क्या हो सकता है सर? कोई तरह का रेसिपी या फॉर्मूला आपके पास कुछ है बनाने का, वो भी आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट में। यस, रेसिपी एंड फॉर्मूला या मेथड्स, ये सब भी आ जाएंगे। कोई स्पेशल मेथड आपके पास है, रेसिपी है, फॉर्मूला है। जैसे कोका कोला पर एक बार कोका कोला ने केस किया था किसी कंपनी के ऊपर, आप लोगों ने ये कहानी सुना है? कोका कोला ने एक बार केस किया था किसी कंपनी के ऊपर, कहा है तो उनका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो किसी ने कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो कोका कोला अपना पेटेंट करवा कर रखा है अपने फॉर्मूला को, वो सेम चीज अगर किसी में मिलेगा तो नहीं करने देगा, वो केस कर देगा और सरकार आपको बैन कर देगी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो कोका कोला ने एक बार ऐसा किया था। तो क्यों? उसके पास कुछ स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल फार्मूला है कि नहीं, और उस फार्मूला को उसने पेटेंट करा के रखा है, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट हो गया। वो उसको कमाने में और पैसा अर्न करने में हेल्प करता है कि नहीं? चलिए सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? लाइसेंस, लाइसेंस भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, समझ गए बात? कोई मॉडल हो गया, मॉडल मतलब डिजाइन, मॉडल का मतलब मॉडल कह लो या डिजाइन कह लो, जिसको आजकल जो ये एरा चला है स्टार्टअप एरा, इसमें खास करके इस डिजाइन वगैरह वर्ड को एक वर्ड से बड़ा आजकल फेमस चल रहा है, आप लोगों को बता दें, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कोई है जो शार्क टैंक इंडिया देखते हैं? शार्क टैंक इंडिया शो, उसमें बताता है सब, कोई नया डिजाइन का मशीन लाता है सब ना, तो कहता है सब कि ये प्रोटोटाइप लाए हैं। ये वर्ड हमेशा यूज करता है सब, प्रोटोटाइप। कई बार कई सारे शो में सुनने को मिलता है, शार्क टैंक इंडिया के कई सारे एपिसोड में सुनने को मिलता है ये वर्ड प्रोटोटाइप। तो पूछता है सब, क्या ये प्रोटोटाइप का आपने पेटेंट कराया है? अगर नहीं तो फिर तो कोई भी कॉपी कर लेगा, है कि नहीं? तो देखा कीजिए, शार्क टैंक इंडिया देखा कीजिए, सब लोग, बहुत जबरदस्त चीज है प्रोटोटाइप। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, आपके कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड बातें करता है सब, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के बारे में, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें। और वहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो एक से बढ़ के एक महारथी लोग हैं, मैंने कम समय में हजारों करोड़ बनाए हैं, ऐसे लोग हैं। कम समय में 5 साल 10 साल के अंदर अंदर हजारों करोड़ रुपए वो लोग बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं, तो उन लोगों को सुना कीजिए, वो लोग आके अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखा कीजिए, बहुत मजेदार चीज है। चलिए तो खैर टॉपिक पे आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारे के सारे हो गए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं, है कि नहीं? चलिए सर, तो ये हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स। आगे बढ़ते हैं और अगला लिखेंगे सी नंबर। बताइए, कोई बताएगा इंटेंजिबल एसेट्स के बाद क्या था? बोलिए। कैपिटल वर्क इन
प्रोग्रेस। किसी को दिक्कत? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या आइटम आएंगे सर? इसके अंतर्गत क्या क्या आइटम आएंगे? तो लिखना शुरू करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या हो सकता है सर। तो सुनिए, मान लीजिए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या जानते हैं? कोई भी एसेट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या बना रहे हो, कुछ भी जिसमें जो कुछ पैसा लगाए हो, एसेट यानी कुछ कैपिटल लगाए हो, और वो अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं हुआ है, बीच बीच में है, अभी होता है ना, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो उसी को बोला जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो लिखेंगे कोई भी कैपिटल, आपने कोई भी पूंजी लगाया है किसी चीज को बनाने में, और वो कैसा है सर? अभी कैसा है? अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसी को कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें कुछ खास आइटम दिया नहीं है। मीन्स जो भी आप सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा सर? सिंपल भाषा में कहें तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स आप कह सकते हैं, मीन्स क्या हो सकता है सर? तो कोई भी कॉस्ट ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स, या कोई प्लांट बना रहे हैं एंड इक्विपमेंट कुछ बना रहे हैं अगर, तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज आप बना रहे हैं जिसमें कुछ पैसा आप लगाए हैं, कॉस्ट, देख रहे हैं क्या शब्द का प्रयोग किया है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड एसेट या प्लांट, मतलब कि जो भी एसेट या प्लांट मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसमें जो भी आपका लागत लगा है वो अगर अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल, बस इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है। चलिए, तो कोई बताएंगे हमको जल्दी से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद कौन सा सब हेड था? कौन सा सब हेड था जी? चलिए तो लिख लीजिए फटाक से, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देखिए अब ये भी कुछ ऐसा ही है, वर्क इन प्रोग्रेस से जैसा ही है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी कुछ इसी प्रकार से है जो अभी अभी आपने ऊपर लिखा है। कौन सा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के जैसा, मतलब कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, अभी डेवलप हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के कैटेगरी में। इसमें कुछ आइटम दिया नहीं है अलग से। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद जल्दी से बोलिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो आ जाइए, शुरू हो जाइए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। चलिए तो लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसमें आएंगे आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स आएंगे आइए देखते हैं। तो लिखेंगे आइटम्स के बारे में, कौन कौन से आइटम्स आएंगे इसमें सर। तो लिखना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट। देखिए नाम से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है। हम कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और जहां भी लगा रहे हैं वो नॉन करेंट टाइप का है। नॉन करेंट का मतलब उससे बेनिफिट हमको 12 महीने से ज्यादा मिलने वाला है। क्लियर है बात ये? तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो क्या लगता है 12 महीने से ज्यादा तक नहीं मिलेगा क्या? नॉर्मली मिलेगा। यस सर। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, नॉर्मली लोग शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना, इक्विटी शेयर, तो ये मान के खरीदते हैं। ट्रेडर्स को हम ट्रेडर्स की बातें नहीं करेंगे, नॉर्मली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में और खास करके इक्विटी शेयर खरीदते हैं, तो ये नॉर्मली माना जाता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर भी क्या हो जाएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन, हाँ, कोई भी इक्विटी शेयर खरीदता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि होल्ड करके रखेगा लंबे समय तक, ऐसा मान्यता है। बट ट्रेडिंग की भी एक दुनिया आ गई है जिसमें कहता है कि भाई आज खरीदे आज बेचो, है ना, इंट्राडे हो गया, तो इस तरीके से भी आ गया है। तो वो इंट्राडे वगैरह नहीं आएगा इसमें, है कि नहीं। नॉर्मली लोग जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे उस शेयर्स को, तो ये भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अगला लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स के बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन
इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, फास्ट लिखिएगा सब लोग, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनियों का जो शेयर डिवेंचर वगैरह होता है, उनमें कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो ये भी माना जाता है इन्वेस्टमेंट, ये भी माना जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आगे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड डिवेंचर, ऐसे लिख दे क्या, 2 डॉट देके, ताकि ऊपर वाला ये है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। अगला लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हैं, है कि नहीं, तो ये भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म बना करके और उसमें कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इस प्रकार से हो सकते हैं। चलिए, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद अब आप लोग बताइएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद अब आप लोग बताइएगा कि अगला क्या होगा सर, अगला क्या होगा, डेफर्ड टैक्स, बोलिए डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। नेट लिखा है, नेट ब्रैकेट में, नेट का मतलब यही है, आप लोग को उस दिन भी समझाए थे, नेट का मतलब है कि अगर डेफर्ड टैक्स एसेट ज्यादा हुआ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से तो यहां लिखाएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो गया एसेट कम हुआ, तो फिर वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कोई आइटम्स वगैरह नहीं आते हैं। आगे बढ़िए, इसके बाद बोलिए कौन सा था। चलिए, तो जी नंबर शुरू करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। इसके अंतर्गत कोई आइटम आएगा क्या सर, इसके अंतर्गत कोई आइटम्स आएंगे क्या सर, यस आएंगे। तो लिखिए कौन कौन से आइटम इसके अंतर्गत आएंगे, लिखेंगे कैपिटल एडवांसेज, कैपिटल एडवांसेज मतलब अगर हमने माने कंपनी ने किसी को लोन दिया, लोन लिया नहीं, लोन लिया तब तो लायबिलिटी हो गया, यहां हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, तो फिर वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कहलाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एडवांसेज, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। और ध्यान रहे, कुछ भी चीज कंपनी में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट खास करके ऐसा उनकी मानसिकता हो जाती है, कंपनी को अलग समझने लगते हैं, खुद को अलग समझने लगते हैं। जैसे अभी हम शेयर वगैरह के बारे में बता रहे थे कि शेयर में इन्वेस्ट करना, अरे सर यहाँ पर कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, ना कि आप कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो अकाउंटिंग करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, हमेशा बताते हैं, सोल ट्रेड का अकाउंटिंग सिखा रहे थे तब भी बता रहे थे, पार्टनरशिप में भी बता रहे थे, अभी कंपनी में भी बता रहे हैं कि अकाउंटिंग आप लोग सीख रहे हो और अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग को सोचना है। यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जो भी डिपॉजिट्स की बात की जा रही है, एडवांस की बात की जा रही है, लोन की बात की जा रही है, ये सब कंपनी या तो ले रहा है नहीं तो दे रहा है, कंपनी कर रहा है ये सारा काम। समझ के बाद आप लोग कंपनी का अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे अदर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ था क्या बैलेंस शीट में, कोई बोलेगा, जल्दी बताइए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस के बाद अदर नॉन करेंट एसेट, यही ना सर, तो चलिए उसको भी लिख लीजिए, अदर नॉन करेंट एसेट। अच्छा नहीं, फास्ट लिखिए सब लोग, जल्दी जल्दी। अदर नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा सर अदर्स में, तो जो अभी तक नहीं लिखे हैं वो अदर्स में आ जाएगा अगर लॉन्ग टर्म होगा तो। जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, अगर किसी तरीके का लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब बीआर वगैरह लंबे समय के लिए है, एक साल से जनरली होता नहीं है, बट अगर हुआ तो जनरली बीआर वगैरह जो है, बीआर माने कि बिल्स रिसीवेबल, वो एक साल से ज्यादा के लिए नॉर्मली होता नहीं है, बट अगर हुआ तो ठीक है वो यहां आ जाएगा, इसीलिए तो अदर्स में आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं, अदर लिख लीजिए। और भी अगर किसी तरह का आइटम इस तरह का आता है तो वो यहाँ आ जाएगा। चलिए सर, तो ये आपका क्या खत्म हुआ अभी, बोलिए, नॉन करेंट एसेट खत्म हो गया। जो मेजर हेड था आपका नॉन करेंट एसेट, एसेट साइड में, एसेट साइड में दो ही मेजर हेड हैं, एक ठो नॉन करेंट एसेट है, दूसरा करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट पूरा तरह से खत्म हो गया। अब दूसरा शुरू करिए करेंट एसेट के बारे में। तो चलिए लिखते हैं दूसरा नंबर शुरू करते हैं। पहला नंबर जब शुरू किए थे तो क्या लिखे थे बताइए? पहला नंबर जब शुरू किए थे तो लिखे थे रोमन नंबर में नॉन करेंट एसेट। तो चलिए रोमन नंबर में अब शुरू करते हैं दूसरा करेंट एसेट, ठीक है? अरे बोलो ना, दूसरा क्या लिखे? करेंट एसेट नाम का मेजर हेड। और इस मेजर हेड में हम लोग, इस मेजर हेड में बताइए सब हेड्स कौन कौन से आएंगे सर? पहला सब हेड कोई बताएगा? पहला सब हेड आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट। तो लिखे क्या? चलो तो लिखते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। और इस करंट इन्वेस्टमेंट में बताइए कौन कौन से, इस करंट इन्वेस्टमेंट जो सबहेड है इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? कौन कौन से आइटम्स आएंगे? तो लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो यहां पर जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर वो 12 महीना से कम के लिए कर रहे हैं। अगर 12 महीना से कम के लिए कर रहे हैं तो फिर वो करंट वाले में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी हम लोग पढ़े थे ये सब बातें, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर पढ़े थे ना। तो वो सब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किए थे कि लंबे समय तक के लिए हम इन्वेस्ट करके रखेंगे। बट यहां भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बट ध्यान रहे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है बट किताब में दे दिया है इसलिए लिख लेते हैं। डिवेंचर्स वगैरह कहाँ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं? डिवेंचर होता ही है लॉन्ग टर्म के लिए, बट दे दिया है फिर भी तो लिख लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड भी नॉर्मली ज्यादा समय के लिए होता है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए हुआ तो वो यहां आएगा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का नाम सुने हैं आप लोग? कोई इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में? इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म। कभी टाइम मिला ना, सिलेबस वगैरह खत्म हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो आप लोग को इन सब के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में, उसमें जो SIP वगैरह होता है उस सब के बारे में कभी अभी टाइम मिला तो। पहले तो सिलेबस पढ़िए, है ना? किसी दिन मूड बनेगा तो बताएंगे, खूब डिटेल में चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म और अदर इन्वेस्टमेंट। चलिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, अदर इन्वेस्टमेंट, वो सब यहां आ जाएंगे जिनके नाम यहां नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद लिखेंगे, बताइए पहला सब हेड हो गया, उसके बाद दूसरा सब हेड कोई बताएगा? नहीं बताओगे? दूसरा सब हेड क्या था? ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा सब हेड था ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको बता दें कि जो ट्रेड रिसीवेबल है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीजें सर? तो पहला है BR और दूसरा है डेटर्स। ये दो चीजों से मिलकर बनता है। तो BR और डेटर अगर दिया होगा तो
वो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। ठीक है, चलो अगला कोई बताएगा, अगला कोई बताएगा। इन्वेंट्री आएगा क्या? इन्वेंटरीज याद होना चाहिए सर। चलिए तो इन्वेंट्री में क्या आएगा सर? तो लिखेंगे इन्वेंट्री में आ जाएगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है मटेरियल जिसका आप बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, गुड्स वगैरह आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आ जाएगा। रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, वही रॉ मटेरियल अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वो आ जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स कुछ बचा हुआ है मान लीजिए तो वो भी आ जाएगा, फिनिश गुड्स भी आ जाएंगे। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड भी आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाएंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाएंगे। लूज टूल्स आ जाएंगे। उसके बाद अदर्स एटसेट्रा। ठीक है सर, यहां आप लोग कह सकते हैं कि एटसेट्रा लिखने से पहले जैसे कि कुछ और आइटम लिख सकते हैं, जैसे कि गुड्स इन ट्रांजिट। मान लीजिए कोई गुड्स ट्रांजिट में है तो वो भी तो आ जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, इन्वेंट्री के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। अगला लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा सर? तो आप लोग नाम से यह समझ सकते हैं कि कैश या उसके इक्विवेलेंट माने उसके बराबर में कोई चीज हो, जैसे कैश बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट है वो। अरे मैंने ट्रांसपोर्टेशन में कोई गुड्स है तुम्हारा तो वो भी तो इन्वेंट्री ही ना है तुम्हारा। इन्वेंट्री माने स्टॉक्स। आगे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम आ सकता है सर, तो उसके बारे में लिखेंगे। सभी लोग साथ साथ लिखेंगे फटाफट। लिखिए कैश एट बैंक। सबसे पहले तो कैश इन हैंड लिख लीजिए, उसके बाद कैश एट बैंक लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चेक भी अगर कोई आपके पास है, चेक इन हैंड, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट, किसी तरह का ड्राफ्ट है आपके पास, वो भी आ जाएगा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइटम आपके आ जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। डन सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से अगला कोई सबहेड हमको बता दे। अगला सबहेड कोई बताएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। तो अब ये जो आपका सबहेड है इसके अंतर्गत कौन कौन से मेजर कौन कौन से आइटम्स आएंगे इस सबहेड के अंतर्गत? तो नाम से यह स्पष्ट है कि शॉर्ट टर्म में देखिए, एक तो पहली बात तो हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एसेट्स में भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, माने कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंपनी कोई किसी को लोन दे रहा है, ले नहीं रहा है, क्योंकि एसेट है ना, अगर लेगा तब तो लायबिलिटी हो जाएगा। हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी किसी को लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए लिखेंगे इसके बारे में। लिखिए लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी को लोन्स एंड एडवांस दे रहा है तो उसके बाद लिखेंगे अमाउंट पेएबल
एक स्पेशल आइटम इसमें आएगा, अमाउंट पेएबल बाय डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कुछ पेमेंट दे रहे हैं कंपनी को किसी वजह से, तो वो भी यहां पे आ जाएगा, पेएबल बाय डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, यानी डायरेक्टर के द्वारा किसी को अगर देना है, या कंपनी के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो कंपनी के, उनके द्वारा किसी को पेमेंट देना है या दिया गया है, तो वो भी कहलाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज के बाद कोई बताएंगे, उसके बाद क्या आता है? अदर सब हेड है ना जी, अदर करेंट एसेट्स। चलो, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आइटम आएंगे? बस खत्म हो रहा है। जैसे कि इसमें आ जाएगा, इसमें क्या क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज, नाम सुने होंगे आप लोग, इसी में आएगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेज। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अक्रूड है तो वो सब यहां आ जाएगा, एटसेट्रा। समझ गए बात? और एक चीज आप लोगों को हम बता दें, बैलेंस शीट तो आप लोगों ने सीख लिया सर। बैलेंस शीट में जितने मेजर हेड्स और सब हेड्स आएंगे, उनके अंतर्गत आइटम्स कौन कौन आएंगे वो भी आप लोगों ने जान लिया, तो बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक है सर, बट आपको हम बता दें कि दो ऐसे आइटम आते हैं जो बैलेंस शीट के बाहर दिखते हैं। स्पेशल आइटम के बारे में जान लीजिए, जल्दी मिलता नहीं है किताब में। दो स्पेशल आइटम आते हैं जो बैलेंस शीट के बाहर दिखते हैं। पहला है कंटीजेंसीज, एक वर्ड है कंटीजेंसीज, ठीक है, और दूसरा वर्ड है कमिटमेंट्स। अगर कंपनी ने किसी तरीके का कमिटमेंट दिया है, किसी के लिए कोई कमिटमेंट दिया है एक तरह से, तो कमिटमेंट तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। कंटीजेंसी है कुछ, कंटीजेंसी का मतलब होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर ये कमिटमेंट भी तो उसी में आएगा। कमिटमेंट दिया है तो मान लीजिए कोई काम हुआ, तो हमने कमिटमेंट दिया है कि सर अगर ये चीज हो जाएगा ना तो हम ये करेंगे, कंपनी ने ऐसा कुछ कहा है, तो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए क्या हो, कंटीजेंसी है। कंटीजेंसी माने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखा है? एसेट में कि लायबिलिटी में? पता ही नहीं चलता है, तो इसीलिए ना एसेट में दिखता है ना लायबिलिटी में, वो बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे। जानते हैं क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है फुट नोट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट के नीचे ये दो स्पेशल आइटम दिखते हैं और उनको कहा जाता है फुट नोट। फुट नोट मैंने नीचे के तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब वर्ड ध्यान में रखिएगा। फुट नोट में दो आइटम दिखते हैं, एक कंटीजेंसी और दूसरा कमिटमेंट्स। ठीक है सर, और इसके साथ ही आपका बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म होता है। अगले क्लास में बैलेंस शीट हमको पूरा याद चाहिए अच्छे से, और बैलेंस शीट से संबंधित ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके पहले बैलेंस शीट तो खत्म हो गया सर। एक काम कीजिएगा, आप लोग को होमवर्क देते हैं, वो पूरा करके लाइएगा। याद तो करने के लिए पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग याद भी कर लिए हैं, बट जो लोग नहीं याद किए हैं वो लोग याद कर लेंगे। और होमवर्क सुनिए, होमवर्क पेज नंबर, होमवर्क सुनिए सर सभी लोग, पेज नंबर 199, पेज नंबर 199, इस पर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये फॉर्मेट आपको बना लेना है। पेज नंबर 199 पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया है छोटा सा, और ये छोटा सा फॉर्मेट आपको बना लेना है। कोई अगर बाहुबली है याद कर सकते हैं तो वेलकम है, याद करके लाइएगा। अगले क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।